नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल साइंस और जानते होंगे कि जनरल साइंस का कितना महत्व है। 20 प्रश्न आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता में और उत्पाद सिपाही में 20-20 प्रश्न है। तो आप इसी को मद्देनजर देखते हुए आज के प्रश्न हम सेट किए हैं। तो आप अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है? चलिए, अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर जाके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर सब डला हुआ है। ठीक है? चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी? प्रोटीन की, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या दोनों से? ए और बी दोनों से। तो आप जानते होंगे कि ये प्लाज्मा जो झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। किससे किससे? प्रोटीन और लिपिड से। चलिए इसके बारे में जानते हैं कैसे बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। रॉबर्टसन जो थे 1959 ईस्वी द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत जो होती है उसका निर्माण लिपिड द्वारा होता है। वो किसने कहा था? रॉबर्टसन ने कहा था। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर एवं निकोलसन दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1972 में एक अवधारणा प्रस्तुत किया। सर्वाधिक मान्य है कौन सा? इसके अनुसार कहा जाता है कि कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड दो परतें होती है जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन होती है। किसने कहा था? ये सिंगर और निकोलसन जी ने कहा था। अगला सवाल देखिए। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है तो उसमें क्या होता है? आर्थोमिक्सो, राइनो वायरस, ल्यूकीमिया वायरस या पोलियो वायरस किसके कारण होता है? तो ये जो पैथोजन जो है एक सामान्य जो जुकाम होता है वो होता है राइनो वायरस के कारण। किसके कारण होता है? राइनो वायरस के कारण यह होता है। ये क्या होता है कि राइनो वायरस पैथोजिन समान जुकाम के लिए उत्तरदायी है। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचरित होता है तथा इसमें रोगी का सिर दर्द, हल्का ज्वर एवं नाक व आंख से पानी गिरता रहता है इसमें। ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिए। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? बताइए, बहुत ही कॉमन सवाल है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियों के जोड़े हैं वो 12 जोड़े होते हैं। कितना जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं, यानी 24 हड्डी होता है। यहाँ पर देखिए कि मनुष्य के शरीर में पसलियों यानी रिब्स की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष में के सामने एक और ओस्थि यानी स्टेरनम जिसको बोलते हैं तथा पीछे की ओर एक वक्षीय केशिकाओं से संधित रहती है। पसलियां कमान की भांति झुकी हुई होती है। जो पसलियां क्या होती है? कमान की भांति झुकी हुई होती है और सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा किस तरह? बेलनाकार पिंजरा बनाती है। ठीक है? चलिए 1 मिनट रुकिएगा। कैसा बनाती है? तो बेलनाकार पिंजरा पिंजरा के जैसा बनाती है जिसमें फेफड़े तथा हृदय स्थित होता है। एक किस तरह इस तरह होता है ना, इस मांग ये है आपका। तो ये इसी तरह बनाती है और यहीं पर आपका हृदय रहता है, लंग्स रहता है, यहाँ पर रहता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन करता है? तो पित्ताशय में जो उपस्थित होता है ना पत्थर, वो करता है वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। कैसे करता है? देखिए यहाँ पित्ताशय या विकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अथवा अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमा हुई पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। क्या कर सकती है? समस्या उत्पन्न कर सकती है। जो ये प्रभावित किसको करता है? इसको प्रभावित करता है वसा को।
अगला सवाल देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाएं जिसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाएं, तो इसका जो केंद्र स्थल है ये आपका केशरुक रज्जु में होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड में ये स्थित होता है। क्या करने का? ये प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है ना, वो कहाँ पे होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ठीक है, चलिए। प्रतिवर्ती शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केशरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। इसमें हम उद्दीपनों का ग्रहण करते हैं तथा स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाओं को दो प्रमुख श्रेणियों में, जैसे कि एक आबंधित, दूसरा है अनुबंधित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हमें पैर के पीछे की ओर खींच लेता है। जैसे कि आप देखते हैं ना, गर्म तवा पर हाथ लगा तुरंत पीछे खींचते हैं। प्रतिवर्ती जस्ट 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 तुरंत आप हटा लें। अगला सवाल, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है, बताइए कौन सा इसमें है मूंगफली का हानिकारक रोग? तो इसमें जो है मूंगफली का रोग जो होता है वो होता है आपका टिक्का। क्या बोलते हैं उसको? टिक्का बोलते हैं। ये टिक्का नामक अत्यधिक हानिकारक रोग है, किसके लिए? मूंगफली के लिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं कि मूंगफली का टिक्का रोग मूंगफली की फसल हेतु अत्यधिक हानिकारक है। यह रोग सार्कोस्पोरा परसोनेटा नामक कवक से होता है। किसका नाम होता है? सार्कोस्पोरा परसोनेटा नामक कवक से होता है। ठीक है, चलिए। फेरोमोन्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं फेरोमोन्स? तो फेरोमोन्स जो है वो कीटों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कीटों में पाए जाते हैं। आपका कौन सा? फेरोमोन्स। ये क्या होता है देखिए, फेरोमोन्स वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत लिंगी कीटों का आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करता है। क्या करता है? फेरोमोन्स जो है वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं या विपरीत लिंगों कीटों को यह आकर्षित करता है तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का कौन सा होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज, बताइए। तो ये जो होता है ना जल से, क्या सवाल बढ़िया से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो एल्युमिनियम होता है। कैसे? यहाँ पर देखिए, सोडियम का आपेक्षिक, सॉरी सॉरी, एल्युमिनियम नहीं, ये सोडियम होता है। ये सोडियम होगा, एल्युमिनियम नहीं, सोडियम। सोडियम किस तरह होता है? सोडियम जल से हल्का, यहाँ देखिए, सोडियम का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो 0.97 होता है। कितना होता है? 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। क्या करने लगता है? तैरने लगता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? बताइए, फिर से सवाल पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो ये होता है क्रोमियम। कौन सा होता है? क्रोमियम। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होता है। इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। इस्पात में यह गुण क्या होता है? क्रोमियम मिलाने से यह उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? बेकिंग पाउडर के निर्माण किसका उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं टार्ट्रिक अम्ल का। किसका उपयोग करते हैं? तो टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। किसको बनाने में? बेकिंग पाउडर को बनाने में। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। हाँ, सवाल है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था?
बताइए। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता का आविष्कार जो है वो किए थे आपका बेकुरल ने। किसने किए थे? बेकुरल जी ने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। अंटोइन हेनरी बेकुरल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यह खोज इन्होंने स्फुरदीप्त पदार्थों के अध्ययन के दौरान किया था। इसका यह खोज कब किया था? जब वो क्या कर रहे थे ना, स्फुरदीप्त पदार्थों के अध्ययन कर रहे थे, उस समय यह उनको पता चला था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी के मुख्य अवयव हैं। बताइए कौन सा मुख्य अवयव है? 1 मिनट, थोड़ा सा 1 सेकेंड। चलिए बताइए। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के मुख्य अवयव है कौन कौन सा है? तो इसमें है जो है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मुख्य अवयव होता है। कौन कौन होता है एलपीजी में? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का। ठीक है, देखिए। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन तथा इथेन का मिश्रण है। क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन तथा इथेन का मिश्रण है। अगला सवाल देखिए। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह क्या होता है? वायु में गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह जो होता है, ये क्या होता है? यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। यह क्या करता है? वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। ठीक है, देखिए। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। ठीक है, अब आप जानते हैं। तो वायु की ऑक्सीजन के साथ बहुत विस्फोटक रूप से अभिक्रिया करती है। हीलियम गैस की गुब्बारों को उठाने की शक्ति हाइड्रोजन गैस की शक्ति का 92% भाग ही है। परंतु हीलियम गैस के अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण वायु गुब्बारों में प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? वायु जो है गुब्बारों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है क्योंकि उसमें क्या हो जाता है? क्योंकि लैक्टिक अम्ल के कारण यह हो जाता है खट्टा। किसके कारण हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, यहाँ देखिए। ताजे दूध को वायु में खुला रखने से यह अनेक रोगजनक एवं अविकारी सूक्ष्मजीवों से संदूषित हो जाता है। अनेक अविकारी जीवाणु दूध को शर्करा लैक्टोज के लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं जो दूध के खट्टेपन का यह एक कारण है। ठीक है, चलिए। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। ये 3 पिन जो था ना बिजली के प्लग, तो सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किससे? तो जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। किससे जोड़ना चाहिए? आधार सिरे से यह जोड़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 पिन प्लग सजीव या फेज, उदासीन एवं आधार सिरे होते हैं। दोनों एक साथ रहने वाले सिरों में फेज
एवं उदासीन तारों को जोड़ते हैं। तीसरी एवं लंबी पिन में अर्थ को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? अर्थ को जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश क्या करता है? जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश हीरे से कांच में परिवर्तित करता है। कहाँ से? हीरे से कांच की तरफ। तब क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, देखिए जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपरिवर्तित किरण सघन माध्यम से वापस लौट जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी प्रश्न का जो दिया गया है वो आपका सही हो जाएगा। वो कांच से हीरे के होने के कारण क्या होता है? अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश आने पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलिए एक जैव पद्धति में जिसमें प्रास्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रास्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं क्या? सोनोग्राफी। क्या बोलते हैं? सोनोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनिग्राफी चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह प्रस्रव ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है। क्या है? यह प्रस्रव ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है। चिकित्सा क्षेत्र में इसके कई उपयोग हैं, जिनमें गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की प्राप्ति प्रमुख है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है यूरेनियम 235। कौन सा किया जाता है? यूरेनियम 235। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन में यूरेनियम समस्थानिक U-235 का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल देखिए जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बताइए। जब किसी झील की तली से उठकर वायु ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार जो है वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? आयतन बढ़ जाता है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो इसकी पुष्टि जो है वो की जा सकती है प्रस्फुरण गणक के कारण। किसकी पुष्टि की जाती है? प्रस्फुरण गणक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता प्रस्फुरण नामक यानी सेंसिलेशन काउंटर के लगाया जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा और क्या चाहिए आप लोगों को। और इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।